नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 29 मई 2022 है, दिन है संडे, और आज के इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ को रिवाइज करने वाले हैं। हम फिर से उन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। एज वी ऑल नो कि रिवीजन इज़ द की। हम हर रोज़ 5 नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इनको रिवाइज नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंड ऑफ द वीक तक हम भूल जाएंगे। तो दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, एंड आई एम श्योर यू हैव सीन दिस थिंग दैट जब से आपने शेयर करना स्टार्ट किया है, नए स्टूडेंट्स इस सीरीज़ के साथ, क्यूरियसली एजुकेशन के साथ जुड़ने लगे हैं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर स्प्रेडिंग good words about Curiously Education as well as this particular series. Do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। बात करते हैं WPI के बारे में, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। डू यू नो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए 697 आइटम्स की प्राइजेस को चेक किया जाता है, और अगर इनमें प्राइस राइज हैं, मीन्स इतनी आइटम्स को चेक करने के बाद आपको WPI जो है उसमें अप हुआ है, डाउन हुआ है, इसके बारे में पता चलता है। अब आप देखिए, कैबेज, रो कॉटन, रेडिश, करेला, ये सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला। राइट, इट्स सो हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन अप्रैल, and together with the kerosene, liquid ammonia, aviation fuel and natural gas drove the price rise to a record 15.08% in April. तो ये जो WPI है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट, 15.08%. एंड देन वी हैव दिस रिटेल प्राइस, राइट। तो रिटेल प्राइस यानी कि CPI जो है, तो ये कितना हो गया, 7.79%. Well, the wholesale inflation in kerosene was 118.2%. Just imagine kerosene में year on year अप्रैल में अगर आप देखें तो it is 118.2%. और कैबेज और ये करेला जो हैं, तो इसमें 75% राइज हमें देखने को मिला है। कैबेज इज़ 88.3 और करेला जो है दैट इज़ 75.4%. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि WPI में जो वेजिटेबल्स है ना, इनका वेटेज है 1.87%. भले ही इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1.87% इसका वेटेज है, लेकिन जब आप इनको दूसरी चीज़ों के साथ ऐड करते हैं तब पता चलता है कि ये वेटेज को इंक्रीज कर सकता है। विल टॉक अबाउट इट। अब वेजिटेबल्स की प्राइस क्यों इंक्रीज हुई है? अर्लियर और हॉटर समर की वजह से। वी नो के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, और नेफ्ता, डीजल, क्रूड, फर्नेस ऑयल, इसमें हमें 60% जितना इन्फ्लेशन लास्ट मंथ देखने को मिला। और ये जो फ्यूल और पावर हैं इसका वेटेज है 13.2. तो अब देखिए आप 1.87 प्लस आप 13.2 जो है इसको ऐड करेंगे तो रफली ये कितना हो जाएगा, 15%, इज़न्ट इट? तो पूरे वेटेज में अगर 15% चीज़ें जो है उसमें प्राइस राइज देखने को मिला है, तो WPI इज़ नेचुरली गोइंग टू गो अप। और जब WTI अप होगा तो इसकी इम्पैक्ट CPI पर होगी। CPI जब अप होगा तो लोगों का हाउस होल्ड बजट जो है उस पर प्रेशर आएगा, लोग पैसे कम खर्च करेंगे, खास करके डिस्क्रिशनरी गुड्स पर, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, लेजर, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग अवॉइड करेंगे। तो पूरी जो इकोनॉमी की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मॉरिशस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैग है ये मॉरिशस का फ्लैग है, जस्ट टू लेट यू नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Foreign investors coming from Mauritius are often denied capital gains tax relief on the grounds that persons controlling the tax haven companies are based in other countries. जनरली क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मॉरिशस से आता है वो जब कैपिटल गेन्स पर टैक्स रिलीफ मांगने की कोशिश करता है तो हमारे देश की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये कह देती है कि ये जो पैसे हैं ये पैसे किसी और के हैं और आपने
अपने नाम पर इसको यहाँ पर इन्वेस्ट किया। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, इजी होगा आपको समझने के लिए। मान लीजिए ये हमारा देश इंडिया है, दिस इज़ छोटा सा आइलैंड मॉरिशस, और ये अगेन एक छोटा सा आइलैंड है केमन्स आइलैंड, राइट। आई विल राइट इट डाउन CI। तो क्या होगा कि CI से कोई पैसे जो हैं वो मॉरिशस आएंगे पैसे, और यहाँ पर एक कंपनी सेटअप की जाएगी, और इस कंपनी के नाम से फिर पैसे जो हैं वो भारत में इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब मॉरिशस और इंडिया के बीच में टैक्स ट्रीटी हैं, अब तो ये ट्रीटी में अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन जब ये ट्रीटी थी तो क्या है, आज भी कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो उस ट्रीटी के कुछ इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं। वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा। आप इतना समझ लीजिए कि अभी वो ट्रीटी हैं, लेट्स से, राइट। ट्रीटी यानी कि करार हुए हैं दोनों के बीच में, मॉरिशस और इंडिया के बीच में, कि अगर आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो आपको या तो आप यहाँ पर टैक्स पे कर दीजिए या फिर मॉरिशस में कर दीजिए। ऐसा डबल टैक्स जो है वो आपके ऊपर ना हो कि आप यहाँ पर टैक्स पे करें और मॉरिशस में पे करें, ऐसा नहीं। आप यहाँ पर कर दीजिए, वहाँ पर कर दीजिए, ऐसा। अब मैं आई एम बीइंग मैं बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। अब क्या होगा या फिर क्या होता है कि जैसे ये पैसे तो यहाँ से आए, मेन बेनिफिशियरी कौन है, ये हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट किए और यहाँ से पैसे जो हैं वो यहाँ पर आए। तो जो भी पैसे यहाँ पर जनरेट हुए, वेल्थ जनरेट हुई, प्रॉफिट जनरेट हुआ, कोई गेन हुआ, तो यहाँ पर टैक्स पे नहीं करेंगे, मॉरिशस में आएगा पैसा, और मॉरिशस में से भी कोई टैक्स पे नहीं होगा, डायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पर, थोड़ा कमीशन कट होगा। अगर 30% आपको टैक्स पे करना है, उसकी जगह पर आपको 5% कमीशन देना है, तो ऑफकोर्स आप 5% कमीशन देना पसंद करेंगे क्योंकि आपके 25% बच जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। तो इस वजह से हमारा जो IT डिपार्टमेंट है वो कहता है कि ये जो कॉरपोरेट वेल है, पर्दा जो है, ये उठना चाहिए, ताकि पता चले कि जो बेनिफिशियल ओनरशिप है वो एग्जैक्टली किसकी है, कौन सा देश है, कौन सा वो टैक्स हेवन है जहाँ पर ये सारे पैसे जा रहे हैं। अब ऐसा ही एक केस जो है ये ब्लैकस्टोन FP कैपिटल पार्टनर्स मॉरिशस लिमिटेड का ये केस जो है वो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा, और ये जो काजी जुडिशियल अथॉरिटी है उसने इस केस में कहा कि दिस मनी पर्टेन्स टू फाइनेंशियल ईयर, दिस केस पर्टेन्स टू, यानी कि ये केस जो है ये 2015-16 के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें ये जो कंपनी है ब्लैकस्टोन, इसने CMS इन्फो सिस्टम्स के शेयर्स को बेचा और इसको 900 करोड़ रुपीस का कैपिटल गेन हुआ। अब ये कैपिटल गेन जो है वो पे नहीं करना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि ये 2015-16 की बात है, और हमारे जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनका कहना ये है कि भले ही ये मॉरिशस के नाम पर हैं, लेकिन ये पैसे जो हैं ये केमन आइलैंड्स के किसी व्यक्ति के हैं या फिर किसी ग्रुप के पैसे हैं। Thus, Blackstone cannot derive the capital gains tax benefits with no tax required to be paid for sale of stocks bought before 2017 as provided in the amendment treaty between India and Mauritius. इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो ट्रीटी थी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, और अब फाइनल ये तय किया गया है कि अगर 2017 से पहले आपने कोई स्टॉक परचेज किया है, जब आपने तब पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो आपको ये कैपिटल गेन या फिर उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना था। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो सरकार ने ये छूट दी है कि अगर 2017 से पहले आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो फिर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो टैक्स ट्रीटी है इंडिया और मॉरिशस के बीच में, उसका लाभ मिलेगा, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर होगा तो फिर आपको टैक्स जो भी है वो पे करना पड़ेगा। तो टैक्स ऑफिसर का कहना यह है कि ये जो प्रोवर्बियल कॉरपोरेट वेल है, पर्दा जो है, ये पर्दा हटा देना चाहिए हमें, और देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ब्लैकस्टोन वाला जो केस है तो इसमें बेनिफिट किसको जाएगा। लेकिन ये एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कह दिया है कि हमें इसमें और ज़्यादा आगे इस मैटर को खींचने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी एंड लेट्स मूव ऑन। व्हीट एक्सपोर्ट्स, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे कि नई अपडेट्स इसके साथ क्या है। इंडियाज व्हीट ट्रेड हैज़ ऑलमोस्ट ग्राउंड टू ए हॉल्ट। जो हमारा एक्सपोर्ट है व्हीट का, ये अब स्टॉप हो चुका है, ये हॉल्ट पर आ चुका है। द रीज़न इज़ कि सरकार ने एक्सपोर्ट्स पर क्या लगाया है, रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, और बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो अब पॉलिसी क्लैरिटी
की वेट कर रहे हैं। और आपको याद होगा कल सरकार ने क्या कहा, सरकार ने एपीडा को कहा था कि आप डेटा लेकर आइए ताकि पता चले कि इस ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन क्या है, कितने वीट ट्रेडर्स जो हैं उनको ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि 13 मई से पहले का ट्रेड हमने कितना किया, एक्सपोर्ट कितना किया, कितना और स्टॉक अभी हैं और कितना बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेटा मंगवाया है। तो अभी पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है, तो इसकी वजह से अभी ये सारे जो ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स हैं ये जितना स्टॉक उनके पास है या फिर नया ट्रेड नहीं कर रहे, अभी इसको होल्ड कर कर बैठे हैं। अब क्योंकि एक्सपोर्ट पर एक बैन लगाया है तो होगा क्या कि जो वीट पहले बाहर जा रहे थे, गेहूं बाहर जा रहे थे, इसका फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट का फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में इसका फ्लो कितना होगा, क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी क्वांटिटी तो प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आएगी, प्राइस जो है इसकी ड्रॉप होगी। तो इसमें हमें कितना 8% जितना जो गेहूं है इसकी प्राइस में 8% जितना ड्रॉप हमें देखने को मिला है। जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं इन्होंने अपने स्टॉक, जितना स्टॉक है तो ये स्टॉक होल्ड करके रखा है, अभी उतना स्टॉक उन्होंने अपने पास जितना है वो स्टोर करके रखा है और नई डिलीवरीज जो हैं वो नहीं ले रहे हैं। There is hardly any buying or selling. Everyone is trying to hold on to their stocks. इसके साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ देशों ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया और बेसिकली डब्ल्यूटीओ में इल्ज़ाम लगाया। तो यू कैन से कि डब्ल्यूटीओ में ये डिस्कशन हुई कि भारत जो है इसने ये एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस जो है उसको जो एक उछाल हमें देखने को मिला है तो उसको और ज़्यादा बूस्ट किया है, भारत ने इसको सपोर्ट किया है। और भारत ने कहा कि इस प्रकार का नेमिंग और शेमिंग जो है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम या फिर ब्लेम लगाने की कोशिश जो है वो किसी देश को नहीं करनी चाहिए। वी नो द रीज़न क्या है। 18% जितना गेहूं रशिया पैदा करता है वर्ल्ड का, राइट, ये ग्लोबल आंकड़ा है। 7% जितना यूक्रेन पैदा करता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो लगभग आप पकड़ लीजिए 25% जितना जो गेहूं का प्रोडक्शन है, जो दो ऐसे देश हैं जो इतना 25% जितना वर्ल्ड का गेहूं प्रोड्यूस करते हैं, अब ये युद्ध में है तो जो गेहूं हमें चाहिए ग्लोबल मार्केट में तो उसकी सप्लाई कम रहेगी। और अगर अब भारत जो है वो धड़ाधड़ वीट की सप्लाई करने लगे, सरकार इसके ऊपर कोई ब्रेक ना लगाए, तो हाँ, जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आम जनता जो है, हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग जो हैं, उनके लिए गेहूं की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, फ्यूल की प्राइस ज़्यादा है, फूड इन्फ्लेशन है, होलसेल इन्फ्लेशन हम देख रहे थे, और ऊपर से गेहूं की प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे देश के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तो भारत किस चीज़ की सबसे पहले प्रोटेक्शन या फिर टेक केयर करेगा? इंडिया की, हमारे देश की। तो सरकार ने जो डिसीजन लिया है यहाँ पर गलत डिसीजन नहीं है। तो दुनिया के दूसरे देश हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बात गलत है। उनके देश में अगर ये सिचुएशन होती तो वो भी यही करते, और हर एक देश जो है वो यही करता है। क्रेडिट की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। अब जो पेंडेमिक ब्लूज थे, पेंडेमिक ब्लूज यानी कि जो हम पेंडेमिक के टाइम पर चीज़ों को खरीद नहीं रहे थे, पैसों को बचा कर रख रहे थे, अब पता है क्या हुआ है? अब हमारे देश में क्रेडिट पर लोग चीज़ें धड़ाधड़ खरीदने लगे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं खरीदते थे, इतना ज़्यादा खरीदने लगे हैं। टेलीविज़न, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर्स एंड देयर आर सो मेनी अदर गैजेट्स, राइट, होम अप्लायंसेस, लोग अब बैंक लोन्स पर इन सारी चीज़ों को खरीद रहे हैं। और लास्ट ईयर इन सारी चीज़ों में 21% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला था, अब इसमें 60% का उछाल देखने को मिला है। और ये सारी चीज़ें लोन पर ली जा रही है, क्रेडिट कार्ड पर ली जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है। आप रेफ्रिजरेटर जो है वो लोन पर कब लेंगे? आप तब लेंगे जब आपको पता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपको हर महीने मिल रहा है, इनकमिंग मनी हर महीने है। अगर आप हर महीने 50,000 रुपये लेट से कमाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जो एक इंस्टॉलमेंट है वो आपको सही रहेगा आपके लिए, कि बाकी का खर्च निकाल कर आप आराम से 5,000 का ये इंस्टॉलमेंट जो है वो दे पाएंगे, बिकॉज यू आर अर्निंग 50,000 रुपीज़। आई एम जस्ट गिविंग यू
रफ एग्जांपल। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो पेंडेमिक हिट लोग थे, जिनकी सैलरी या फिर सेविंग जो है वो ख़त्म हो गई, या इन जनरली जिनके पास पैसे हैं, वो भी ये कर रहे हैं कि अब वो डायरेक्टली अपने पूरे पैसे जो हैं वो नहीं दे रहे हैं, दे आर गिविंग ए लिटिल बिट ऑफ, जो डिपॉजिट कहते हैं वो देते हैं, डाउन पेमेंट, नॉट डिपॉजिट, डाउन पेमेंट, और डीपी, हम इसको डीपी कहते हैं, इजंट इट? तो डीपी, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उसमें चीज़ें खरीद रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, और उनका डेटा ये कहता है इनफैक्ट, कि जो क्रेडिट कार्ड है उसके स्पेंडिंग में 13% जितना उछाल हमें देखने को मिला। लास्ट ईयर इट वॉज 8%, इस साल 13% क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। और लोग जो हैं वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। मैरिजेस, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेज इन्फ्लेशन, जॉब क्रिएशन, ये सारी चीज़ों की वजह से लोग चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग मार्च 2022 तक देखे तो इट वाज 1.48 लाख करोड़ रुपीज़, यानी कि इतने पैसे जो हैं वो टोटल पे करने लोगों को। और लोन्स की बात करें तो 26 कंज्यूमर लोन्स की बात करें तो 27,618 करोड़। व्हीकल लोन्स 9% से इंक्रीज़ हुई हैं। और ये सारे आंकड़े जो हैं ये प्री पेंडेमिक से कई ज़्यादा हैं, राइट? दे आर वेरी much above what we used to buy or what we used to spend. तो this is good for the economy. इसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंज्यूमर सेंटिमेंट पॉजिटिव होने की वजह से, और ये जो फाइनेंस के ऑप्शंस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट हुए हैं, राइट? बहुत सारे ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं हमारे पास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने भी ये बताया कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो हैं वो अब बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं। हायर इंडिया, ये एक कंपनी है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और होम अप्लाइंसेस बनाने वाली कंपनी है। रेफ्रिजरेटर्स और जो क्या कहते हैं, ब्लेंडर्स एक्सेट्रा, इनके मैंने देखे हैं। तो इनके जो हेड हैं उनका कहना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक परचेसेस जो है ना, उसमें 65 से 70% जितने आइटम्स जो हैं वो फाइनेंस पर खरीद रहे हैं। और बहुत सारी कंपनीज इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट कर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाहते हैं कि लोग जो हैं वो इनको, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनका ओवरऑल जो सेल्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है। ख़ास करके प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हैं तो वो लोग ख़रीद पाएंगे या फिर ख़रीद लेते हैं जब उनके पास HDFC या फिर बजाज फाइनेंस, जो फिनसेवर एक्सेट्रा, इस प्रकार के जो कार्ड्स अवेलेबल हैं। और ये सारी NBFCs जो हैं इन्होंने सेल्स को काफ़ी मजबूत। फ्यूल एक्साइज कट, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है, निर्मला सीतारमण जी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्सेस कम किए हैं ना, इससे राज्यों को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगी। मीन्स ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये इल्ज़ाम लगाया। इनफैक्ट पी चिदम्बरम जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो राज्य सरकारों को जो पैसे मिलते हैं, टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है और उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो राज्य सरकारों को कम पैसे मिलेंगे, उनका जो शेयर है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन देते हुए निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि ये जो फ्यूल है ना, उसके ऊपर जो रिडक्शन किया गया है, ये रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो फंड है उसमें से इसको रिड्यूस किया गया है। आई एम श्योर आपको पता नहीं चला होगा व्हाट इज़ RIC, दैट इज़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, राइट? बहुत ही ईजी है, इट्स इन द नेक्स्ट पेज। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि पेट्रोल और डीजल में सैटरडे को कितनी कमी हुई। तो पेट्रोल में 8 रुपये कम किए गए हैं और डीजल पर 6 रुपीज़ जो हैं ये एक्साइज ड्यूटी कट की गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आई एम श्योर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे कट किए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी कुछ पैसे कट करेगी, तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो और ज़्यादा गिर सकती है। अब समझ लीजिए ये 4 चीज़ों को, जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लगाई जाती है ना, तो उसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक है BED, that is basic excise duty. Number 2 is special additional excise duty, that is SAED. Right? First is BED, then second one is SAED. फिर है road and infrastructure cess, जो मैंने अभी आपको बताया, that one, third. And the fourth one is
एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस AIDC। तो ये चार जो सेस है ना, ये चार सेस मिलकर इस पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो ये चार सेस मिलकर इसको बनाते हैं, इस एक्साइज ड्यूटी को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चार चीज़ें। नाउ जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है ना, ये शेयरेबल है, ये राज्य सरकारों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है, लेकिन SAED, RIC और AIDC जो हैं ये नॉन शेयरेबल हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी पैसे इस SAED, RIC और AIDC में जितने भी पैसे कलेक्ट होंगे, ये किसके पास रहेंगे? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो राज्य सरकार के साथ शेयर कर सकती हैं, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। जनरली अगर मैं बताऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो पैसे हैं वो राज्य के साथ शेयर नहीं करती है। द एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन ऑफ 8 rupees per liter on petrol and 6 rupees per liter on diesel has entirely been made in RIC। जो RIC हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर नहीं करती है, तो ये जो 8 रुपये और 6 रुपये कट किए गए हैं ना, इट इज़ फ्रॉम दिस RIC। तो ये बेसिक ईडी पर कोई अफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स राज्य सरकारों को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ऑपोजिशन पार्टीज़ को दिया है, और इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये चार जो हैं सेस ये मिलकर इस पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को क्रिएट करते हैं। और नवंबर 2021 में जब कट किया गया था, तो उस टाइम पर भी ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसे शेयर करने की बात है, तो फाइनेंस कमीशन इसका रिकमेंडेशन देते हैं, और 41% जितना भी टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है, सेस नहीं, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स। तो जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो टैक्स का 41% चंक जो है वो राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में शेयर किया जाता है, और इनफैक्ट 42% है, और इसमें से 41 जो है बाकी के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए है। 1% है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये दो टेरिटरीज के लिए रेकमेंड किया है फाइनेंस कमीशन ने। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू एज फार एज दिस पर्टिकुलर topic is concerned. Now let's move on to the next one. Inflation, right? मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं। इन जनरल समझने की अगर बात करें तो लेमन्स लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में, जब जनरली सारी चीज़ों की प्राइस में एक उछाल देखने को मिलता है, एक राइज देखने को मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमिस्ट्स जो हैं उनका कहना यह है कि सरकार ने ये जो फ्यूल की प्राइस कम की है, तो 30 से 40 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो दिस फैक्ट के 100 बेसिस पॉइंट BPS इज इक्वल टू 1%। तो यहाँ पर 30 to 40 बेसिस पॉइंट, यानी कि 30 से 40 बेसिस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसको BPS कहते हैं, तो इसका मतलब है 0.3% से 0.4% जितना इन्फ्लेशन जो है उसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। कट हैज़ ब्रॉट डाउन रिटेल प्राइसेस ऑफ दिस फ्यूल शार्पली। फ्यूल की प्राइस अभी हमने डिस्कस की, तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दोस थिंग्स, आई एम श्योर इट इज़ वेरी फ्रेश इन योर मेमोरी। तो इकोनॉमिस्ट्स ने ये एक्सपेक्टेशन, ये एक प्रोजेक्शन दिया है, एक अपना फोरकास्ट किया है कि इतना इन्फ्लेशन जो है 0.3 से 0.4% जो है वो ड्रॉप हो सकता है। इसी के साथ सरकार ने जो स्टील और प्लास्टिक और ख़ास करके उनके जो इनपुट्स हैं, राइट, इनपुट्स यानी कि जो रॉ मटेरियल स्टील बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ होता है, तो ऐसे रॉ मटेरियल पर जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको एक प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको कम किया है। देन सीमेंट की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है सरकार ने। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा। ऊपर से ये जो स्टेप्स उठाए, इसको किस प्रकार के स्टेप आप कह सकते हैं? दिस आर कॉल्ड फिस्कल स्टेप्स, राइट। फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ली तो दैट इज फिस्कल। मॉनिटरी पॉलिसी की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? सरप्राइजिंगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.4% से इंक्रीज किया। पैसों का जो फ्लो है, लिक्विडिटी जो है, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की है। रेपो रेट हो चुका है 4.4%, इट वाज 4% अर्लियर। तो एज यू कैन सी हियर कि दोनों तरफ से
फिस्कल लेवल पर और मॉनिटरी लेवल पर कोशिश यही जारी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब फ्यूल की प्राइस कम होगी तो ट्रांसपोर्ट की, ट्रैवल की, लॉजिस्टिक की प्राइस जो है वो कम होगी, तो बहुत सारी चीज़ों में एक प्राइस ड्रॉप हमें, तो इन जनरल जैसे प्राइस राइज हो गया था फ्यूल की प्राइस बढ़ने से, वैसे ही फ्यूल की प्राइस कम होने की वजह से इन जनरल हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमें जून में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ये जो महीना है इट इज़ 23 में ऑलरेडी, इज़ इट? तो अभी कितने 8-9 दिन बचे हैं, तो जून के महीने में हमें इसकी इम्पैक्ट, ये प्राइस ड्रॉप की इम्पैक्ट जो है, फ्यूल की प्राइस ड्रॉप जो है इसकी इम्पैक्ट, और ये जो इनपुट के ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज़ कम की है, तो इसकी इम्पैक्ट जून में ही हमें देखने को मिलेगी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। बासमती राइस, राइट, बासमती राइस जो है ये इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहचान है। पाकिस्तान और इंडिया जो है बासमती को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और एक रूमर, एक अफवाह चल रही है कि जैसे भारत ने वीट पर बैन लगाया है ना, आज ही हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी, एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, या फिर द हिंदू एनालिसिस वाला जो सुबह लेक्चर आता है, तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो ये जो एक वीट के साथ जो हुआ है, तो अब रूमर ये है, अफवाह ये है कि सरकार जो है, भारत सरकार, ये बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर भी एक बैन लगा देगी। तो मिडल ईस्ट वाला रीजन जो है ना, इसमें बासमती की प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो चुकी हैं, राइट, $20 से $30 पर टन इसकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। तो दिस इज़ बिट हाई, एंड नाउ द थिंग इज़ कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं इन सारे ट्रेडर्स को, बायर्स को, कि आप जल्द से जल्द ये एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन राइस जो हैं इसका स्टॉक, अपने गोदाम जो हैं वो भर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर एक बैन लगा सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया, राइट। अब इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस इंक्रीज होगी, यानी कि इसकी डिमांड अगर बढ़ रही है फॉर वट एवर रीज़न, भले ये रूमर की वजह से हो, तो इसकी इम्पैक्ट हमारे देश में क्या हुई पता है? हमारे देश में डोमेस्टिक बासमती प्राइस जो है इसमें एक 15% हमें राइस देखने को मिला। 2 हफ्ते पहले जो प्राइस थी आज उससे 15% ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड हो चुकी है, इसलिए ख़ास करके मिडिल ईस्ट में। और अब देखिए, नवंबर लास्ट ईयर की बात है जब पर टन प्राइस थी $1,200, अब इसकी प्राइस हो चुकी है 1,350। एंड मिडिल ईस्टर्न बायर्स जो हैं ये प्रीमियम पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। इसमें सबसे बड़ा हमारा कस्टमर है सऊदी अरेबिया, उसके बाद ईरान, जो बिरयानी बहुत खाते हैं, उनकी एक अलग लेयर की बिरयानी होती है, नॉट गोइंग टू मच इनटू इट वरना everyone will feel mouth watering. इराक, एंड देन यू हैव अदर कंट्रीज एज वेल जो राइस जो है वो हमसे, खास करके बासमती राइस जो है वो मंगवाते हैं। भारत खारिफ सीज़न में 8 मिलियन टन बासमती राइस पैदा करता है, टोटल राइस नहीं है, राइट, दिस इज़ जस्ट बासमती राइस, 8 मिलियन टन। और लास्ट ईयर कुछ अनसीजनल रेन हुए, इसकी वजह से फसल जो है वो थोड़ी डैमेज हो गई थी, तो लास्ट ईयर हमने 6.5 से 7 मिलियन टन बासमती राइस का प्रोडक्शन किया, और इसमें से हमने एक्सपोर्ट कितना किया? 3.94 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया। और जो ट्रेडर्स हैं इस क्षेत्र के, उनका कहना यह है कि अक्टूबर नवंबर 2022 तक ये जो बासमती राइस है उसकी प्राइस ज़्यादा ही रहेगी। इन्फोसिस के जो सीईओ हैं जिनका नाम है सलील पारेख, तो अब इन्फोसिस ने ये कहा है कि सलील पारेख जो है वो आने वाले 5 सालों के लिए फिर से सीईओ का काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उनको री अपॉइंट किया है सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। बोर्ड जो है इसने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, आई एम श्योर उनका नाम जो है वो अप्रूव किया जाएगा बाय शेयर होल्डर एज वेल। दिस इज जस्ट अ स्मॉल अपडेट फॉर यू गाइस। ओएनजीसी की बात करें तो भारत सरकार जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट, एक प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव की तलाश कर रही है, ताकि वो व्यक्ति जो है वो ओएनजीसी के कैप्टन ऑफ द शिप की तरह उसको संभाल सके। देखिए, ओएनजीसी हमारे देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। 65% जितना डोमेस्टिक ऑयल और 60% जितना लोकल गैस जो है ये ओएनजीसी प्रोड्यूस करती है। और पिछले 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, मार्च 2021 में शशि शंकर साहब जो हैं वो रिटायर हुए थे, और 1 साल से ये जो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी है ओएनजीसी, तो इसका कोई भी फुल टाइम सीएमडी नहीं है। अब देखिए, ग्लोबल एनर्जी इन्फ्लेशन
काफ़ी बढ़ चुका है, ग्लोबल प्राइस जो हैं फ्यूल की, ऑयल की, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो व्हाट वी नीड, हमें चाहिए कि हम हमारे देश में ज़्यादा ऑयल पैदा करें, ज़्यादा गैस का प्रोडक्शन करें, और इसके लिए इतनी बड़ी कंपनी जो है इसका परफॉर्म करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नया जो सीईओ है या फिर सीएमडी जो हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये कंपनी को रीवाइटलाइज करेंगे, इसको री एनर्जाइज करेंगे। रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है वो कंपनी की और ज़्यादा मजबूत होगी, और काम करने का तरीका जो है उसमें हमें एक एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। फरवरी में ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की स्थापना की गई थी। अभी तलाश जो है वो जारी है। द मेन प्रॉब्लम या फिर जो की हर्डल हम कहते हैं, क्यों एक व्यक्ति को ढूंढना इतने बड़े देश में डिफिकल्ट हो रहा है, द रीज़न इज़ कि ऐसी सरकारी कंपनीज जो होती है ना, उसकी टॉप पोजीशन पर जो पैकेज होता है वो बहुत ही कम होता है। और इतना ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करेगा तो उसका पैकेज करोड़ों में होगा, राइट? करोड़ों में इन द सेंस के साल का करोड़ों नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट महीने में वो करोड़ों से भी ज़्यादा रुपए कमाएगा। और यहाँ पर लाखों में भी सैलरी मीन्स पूरे साल की सैलरी जो है वो भी करोड़ों से ज़्यादा नहीं होगी। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि कोई प्राइवेट प्लेयर का व्यक्ति जो है वो इतनी ऊपर की टॉप लेवल की पोजीशन में काम कर सके, ऐसा व्यक्ति जो है वो सरकारी कंपनी में जल्दी आना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके लिए तो 2-3 साल जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। वो दूसरी कंपनी में जो करोड़ों रुपए कमा सकता है वो नहीं कमा पाएगा, एज वी ऑल नो। तो अब प्लान जो है ये कमेटी का ये है कि सर्च कम कमेटी जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है, तो अब ये कुछ अट्रैक्टिव पे पैकेज डिज़ाइन कर रही है ताकि एक अच्छे व्यक्ति को, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट ए राइट टाइम विथ ए राइट पे, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स की एक बहुत ही सॉलिड ये एक पॉलिसी है, एक लॉ है, आप कह सकते हैं एक रूल है। एक राइट पर्सन राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट और राइट पेमेंट ये देना, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एज वी ऑल नो कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना हो गया है, याद है आपको? 7.79%। ये अप्रैल का इन्फ्लेशन का आंकड़ा है जो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था। द रीज़न इज़, जब मैं कहता हूँ कुछ दिनों पहले, तो दिस इटसेल्फ मीन्स कि ये एक ऐसी सीरीज़ है दोस्तों कि आपको इसको रोज़ देखना पड़ेगा, यू नो, एवरी सिंगल डे, तभी जाकर। और ये कोई ऐसा वीडियो या फिर सीरीज़ नहीं है कि आपने एक बार इसको देखा और आप जज करेंगे कि यू वांट टू वॉच इट और नॉट। मैं कहूँगा कि कुछ हफ्तों के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा इसको रेगुलर बेसिस पर, और उसके बाद आपको इसका इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आएगा। जनरली क्या होता है कि यूट्यूब पर ग्राफिकल वीडियोस और यू नो बहुत सारे एनिमेशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी आंखों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती हैं। मैं भी देखता हूँ ऐसे वीडियोस, इसमें कोई गलत बात है नहीं। लेकिन इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस जो है ना वो रॉ होते हैं। रॉ इन द सेंस के उसमें अगर एनिमेशंस और बहुत सारे ग्राफिक्स ये सारी चीज़ें डाल दी जाए तो दिखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी जो रिसर्च कंटेंट की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। तो आई वुड से बेसिकली कि ये ऐसा ही सीरीज़ है जिसको आपको कुछ समय तक देखने के बाद ही आप इसको जज कर पाएंगे। पहली बार देखा और आपको लगा नहीं, तो आई एम सॉरी, वो राइट मेजरमेंट नहीं है। ओके, एनीवे, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करें, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग सम मोर शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेजर्स। सरकार जो है वो कुछ और स्टेप्स उठा सकती है। सरकार ने सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया, पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है उस पर जो एक्साइज ड्यूटी जो है उसको कम की है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और सरकार का टारगेट ये है कि 60 से 70 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 0.60 से 0.70% इन्फ्लेशन जो है ये कम हो जाए, ऐसी कोशिश है। और आने वाले समय में और ज़्यादा ड्यूटी कट्स हो सकती हैं। एडिबल ऑयल, फिर जो कुछ रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती हैं, तो सरकार इसको भी कम करने के बारे में सोच रही है। इसके साथ जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस AIDC जो कुछ चीज़ों पर इंपोर्ट्स पर लगाया जाता है, तो इसको भी कट करने के बारे में सरकार सोच रही है। आई एम श्योर अगर कल का लेक्चर आपने अटेंड किया तो यू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेस, राइट, दैट आर पार्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी. The government is keen to help with
इन्फ्लेशन मैनेजमेंट सो दैट मॉनेटरी टाइटनिंग इज केप्ट टू द मिनिमम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि सरकार क्या चाहती है। सरकार ये चाहती है कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग है, यानी कि जो रेपो रेट है, ये आरबीआई को इंक्रीज करना पड़ रहा है, तो ये कम से कम इंक्रीज करना पड़े। अभी रेपो रेट जो है ये 4.4% है। सरकार चाहेगी कि ये इतना ही रहे। द रीज़न इज़ कि लोन्स जितनी एक्सपेंसिव होगी तो फिर बिजनेसेस जो है वो नई लोन्स नहीं लेंगे, और नई लोन्स नहीं लेंगे दैट मीन्स दे विल नॉट इन्वेस्ट। नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी, नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी तो आपकी फिक्स सैलरी नहीं आएगी, फिक्स सैलरी नहीं आएगी तो आप खर्च नहीं करेंगे, और खर्च नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगा। सिंपल इज दैट, राइट। तो ये विशियस साइकिल ना हो, इसके लिए सरकार क्या चाहेगी? सरकार चाहेगी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए और रेपो रेट या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। अब देखिए, हॉट वेदर ये जियोग्राफी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो सारे सब्जेक्ट्स आपको बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी, योर पॉलिटी, जनरल साइंस एक्सेट्रा, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो बेसिक पिलर सब्जेक्ट्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आज के ज़माने में आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से चीज़ों को समझना है। दैट इज़ कि जियोग्राफी जो है, इट्स नॉट जस्ट जियोग्राफी, जियोग्राफी से हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, जियोग्राफी से इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। और मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस जो है उसका कहना यह है कि हाई टेम्परेचर की वजह से भारत का ग्रोथ जो है वो हर्ट हो सकता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और ग्रोथ जो है वो इससे कम होगा, इससे वीट का प्रोडक्शन कम हो सकता है। हमने कल ही बात की थी कि वीट जो है ना, ये एक टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट है, टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप है। अगर ज़्यादा धूप हो गई तो वीट की फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो वीट का प्रोडक्शन कम होगा तो इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, तो एक गरीब जो है वो वीट को भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर वो खाएगा क्या? नंबर वन। नंबर टू, ज़्यादा गर्मी की वजह से लोग ज़्यादा एयर कंडीशन, कूलर्स एक्सेट्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो ज़्यादा पावर की डिमांड होगी, सप्लाई कम है तो ज़्यादा लाइट जाएगी, जो हम कहते हैं पावर आउटेजेस, ये सिचुएशन होगी। पावर चला जाएगा तो चलो आप घर पे बैठे हैं तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपकी फैक्ट्रीज कैसे चलेगी, आपकी ऑफिस कैसे चलेगी? तो इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो भी हर्ट होगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ हर्ट होगा, और जितनी ज़्यादा गर्मियाँ होगी आने वाले समय में, तो जितना जो ये एक्सट्रीम जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है ना, इसकी वजह से इंडिया को डायरेक्ट इसकी इम्पैक्ट जो है वो फेस करनी पड़ रही है। तो दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग एज वेल एज इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। हमारे लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि सिर्फ जियोग्राफिकली नहीं, इकोनॉमिकली, सोसाइटी, हर तरह से ये क्लाइमेट चेंज जो है वो हमें अफेक्ट कर रहा है। ऑयल एट $110 पर बैरल। इंडिया ने वार्निंग दी है कि ये जो $110 पर बैरल ऑयल की प्राइस है ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी यही सिचुएशन है। और आज ऑयल की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से जिन देशों को फ़ायदा हो रहा है उनको एक वार्निंग दी है भारत ने कि फ्यूचर में आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बार बार भारत जो है ये ओपेक प्लस, ये ओपेक प्लस जो है, इसमें ओपेक के देश के साथ जब प्लस कहते हैं तो रशिया भी ऐड हो जाता है। तो भारत ने कई बार इस ओपेक प्लस ग्रुप को मीन्स इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है भारत ने, और कहा है कि जानबूझकर ये जो ओपेक प्लस ग्रुप है ना, ये सप्लाईज को जैकअप नहीं करता, यानी कि सप्लाईज कम रखता है ताकि प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाए। एज वी नो कि ये डिमांड एंड सप्लाई की पूरी गेम है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ये है डी फॉर डिमांड, एस फॉर सप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर एक दिन में 100 लीटर ऑयल की ज़रूरत है पूरी दुनिया में, दिस इज़ जस्ट अ रफ एग्जांपल, समझने के लिए 100 आंकड़ा ले रहा हूँ, आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। 100 लीटर तो आपके घर के जो मोटरसाइकिल्स और कार हैं उसके अंदर इतना होगा। 100 लीटर, 2 कार और 2-3 मोटरसाइकिल पकड़ लीजिए, इतना हो जाएगा। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, मान लीजिए कि एक दिन में पूरी दुनिया को 100 लीटर ऑयल की ज़रूरत है, 100 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है लेट्स से। अब सप्लाई होती है 95 लीटर, तो क्या होगा? 5 लीटर की कमी है। 100 लीटर चाहिए लेकिन हर रोज़ पैदा होता है 95, तो स्टॉक में जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ना। स्टॉक में लेट्स से आपके पास 500 लीटर है, तो हर रोज़ इसमें 5 लीटर कम होता जाएगा, क्योंकि जितना
जो पैदा हो रहा है उससे 5 लीटर यहाँ से रिजर्व में से निकाल कर ऐड करके फिर यूज़ करना पड़ रहा है। तो डिमांड तो 100 की है, सप्लाई है 95 की, 5 का रोज़ डेफिसिट है। तो कुछ समय के बाद 50 दिनों के बाद ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये आपका रिज़र्व। उसके बाद शॉर्टेज होगी। तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइस क्या होगी? प्राइस ज़्यादा होगी। तो इसको बैलेंस रखने के लिए अगर आप थोड़ी सप्लाई बढ़ा देंगे तो प्राइस जो है वो कंट्रोल में आ सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग अबाउट इकोनॉमी। किसी भी चीज़ के साथ यही होता है। एक घर में अगर 5 बच्चे हैं और 2 डेयरी मिल्क हैं तो आपको उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं और 10 डेयरी मिल्क हैं तो फिर सभी के पास हद से ज़्यादा डेयरी मिल्क होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, रियल लाइफ में से भी ले सकते हैं। ओपेक प्लस जो है, इसने पिछले 1 साल से हर महीने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाया है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ही है, जितना दुनिया को चाहिए उतना ज़्यादा नहीं किया है। जब पेंडेमिक चल रहा था तो उस टाइम पर अब ऑयल के साथ ऐसी चीज़ है कि ऑयल का प्रोडक्शन एक बार स्टार्ट हो गया फिर रोकना जो है वो ज़्यादा महंगा होता है, और रोकने से रोक दिया आपने फिर उसको फिर से स्टार्ट किया तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो सप्लाई जो है वो थोड़ी बहुत कम की जा सकती है, लेकिन कंप्लीटली स्टॉप करना जो है वो लॉजिकल नहीं रहता है। तो पेंडेमिक के टाइम पर ऑयल की डिमांड कम थी, सप्लाई जो थी वही थी, उन्होंने कम करने की कोशिश की। अब अनलॉकिंग की शुरुआत हो चुकी है, लगभग हो गई है अनलॉकिंग। कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ पर लॉकडाउन, फॉर एग्जांपल चाइना जैसे कुछ देश हैं। तो अब ऑयल की ज़रूरत है और ये लोग क्या करें, धीरे धीरे सप्लाई बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है वो जनरेट कर सके, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पर जो लॉस किया है वो एक प्रकार से प्रॉफिट वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ऑयल की प्राइस ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर सरकार को अपनी जेब में से कुछ पैसे जो है वो मार्केट में इंजेक्ट करने पड़ते हैं और ग्रोथ अफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाई ऑयल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। ये हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, उन्होंने डेवोस यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करते हुए कहा है कि जो देश अभी ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, सप्लाई को कम कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी उतना ही हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और फिर एक समय आएगा जब आपका ऑयल जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इट इज़ बेटर कि आज ग्रोथ को सपोर्ट कीजिए, आप ऑयल की सप्लाई को बढ़ाइए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बताया है। फिस्कल टू टेम इन्फ्लेशन, ये भी बात जो है वो डेवोस में ही हुई है। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने ये कहा कि गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार जो है ये फिस्कल मेजर्स उठाने के लिए तैयार है ताकि इन्फ्लेशन को टेम यानी कि कंट्रोल किया जा सके। बिनो के डीजल और पेट्रोल की प्राइस जो है उसको कम किया है सरकार ने, इसको हमने विस्तार से डिस्कस भी किया है और आगे ज़रूरत रहेगी तो और ज़्यादा स्टेप्स उठाने के लिए भारत सरकार तैयार है। सिर्फ मॉनिटरी साइड से यानी कि सिर्फ आरबीआई रेपो रेट को ज़्यादा कर दें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होगा, लोन एक्सपेंसिव हो जाएगी और ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से पीयूष गोयल साहब ने बताया कि जो इकोनॉमी का पहिया होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट होती है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, करेंसी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, करेंसी कमज़ोर होती है तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी जो है ये स्लो डाउन हो जाती है, राइट। तो ये पहिया जो है इकोनॉमी का ये स्लो हो जाता है, इसके ऊपर ब्रेक्स लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ द बैड थिंग अबाउट हाई इन्फ्लेशन। वीट एक्सपोर्ट्स के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए भारत कभी भी कोई बड़ा ट्रेडिशनल इंटरनेशनल वीट मार्केट का एक्सपोर्टर नहीं था। 2 साल पहले हम हर साल 2 मिलियन टन जितना ही वीट एक्सपोर्ट करते थे। ये पिछले 1-2 साल से ऐसा हुआ है कि हम 7 मिलियन टन जितना एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और भारत के ऊपर WHO के WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ देशों ने कहा था कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है एक्सेट्रा। तो भारत ने कहा कि हमें पहले हमारी फूड सिक्योरिटी को देखना पड़ता है और यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, ये दोनों वीट प्रोड्यूसिंग देश हैं, वीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े, तो वो अगर सप्लाई नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे स्टॉक को खाली कर दें। पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में पर्याप्त खाने पीने की चीज़ें हैं या नहीं, उसके बाद हम किसी और की मदद करेंगे। इट्स लाइक जो एयरलाइन में अनाउंसमेंट होता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पहले खुद मास्क लगाइए, बाद में किसी को मास्क लगाइए, पहले दूसरों को लगाने के चक्कर में आप मर जाएंगे। तो यही चीज़ जो है वो भारत ने की है।
ऐसा कोई फिल्म में भी एग्जाम्पल दिया गया है ना, आई थिंक 3 इडियट में, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। जीएसटी रेट, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज जो है इसको डिले किया गया। व्हाट इज रेट रैशनलाइजेशन? एज वी नो कि जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स हैं, एक नील है 0, फिर 5%, 12%, 18%, 28%, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेट्स से 5% में से 12 में करनी है, किसी को 28 से 18, किसी को 18 से 28 एक्सेट्रा। तो ये जो रेट रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज है उसको सरकार ने डिले कर दिया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न नंबर 1 इज़, एक तो जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ों में शॉर्टेज और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड नंबर 2 इज़ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो फिलहाल 5% टैक्स लग रहा है और उसके ऊपर अगर आप लेट्स से 12% के स्लैब में उसको डाल देंगे तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो वैसे ही इन्फ्लेशन चल रहा है और ऐसे टाइम पर ये करना जो है वो लॉजिकल नहीं रहेगा। तो दिस आर द 2 मेन रीजंस, राइट। इसमें नंबर 1 रीजन जो है मीन्स मेन रीजन जो है दैट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एंड सेकंड रीजन आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ओके, इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पवन हंस की डील हमने डिस्कस की थी, आपको याद होगा कि पवन हंस हेलीकॉप्टर में जो स्टेक है सरकार का वो बेचना चाहती है, लेकिन उसमें जो एक बिडर था तो उस बिडर ने एक दूसरी कंपनी में भी बिडिंग की और उसमें पैसे पे नहीं किए थे, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और पवन हंस में जो कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, तो इस चीज़ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट अब लीगल व्यूज़ देख रही है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, और फ्यूचर में सरकार जो है वो थोड़ी स्क्रूटिनी और ज़्यादा करेगी ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट ना हो कि एक बिडर जो है अगर उसके कोई इश्यू चल रहे हैं तो फिर दूसरी जगह पर वो आकर उस पूरी प्रोसेस को ब्लॉक कर दे। तो ये सरकार के लिए और उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बी बिट मोर फर्म व्हेन इट कम्स टू दिस सॉर्ट ऑफ बिडिंग या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान। इसके साथ जो मार्केट बोरोइंग का सरकार का प्लान है, सरकार मार्केट में से जो पैसे उठाएगी और लोन पर लेगी फॉर एग्जांपल, और उन पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, कैपेक्स के लिए यूज़ करेगी। तो ये प्लान जैसा था वैसा ही सरकार रखेगी। इसके साथ सरकार जो है वो दूसरे ऑप्शंस भी तलाशेगी कि जिससे सरकार और ज़्यादा फंड जनरेट कर सके। फॉर एग्जांपल ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, तो इस प्रकार की चीज़ों से सरकार फंड रेज करेगी ताकि सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलते रहें। और फूड फर्टिलाइजर सब्सिडीज़, जो रेवेन्यू लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए जो ड्यूटी कम की है, एक्साइज ड्यूटी, तो सरकार के लिए ये जो लॉस हुआ है तो इसको फुलफिल करने के लिए, ये जो एक गैप है तो गैप को फिल करने के लिए सरकार दूसरे भी ऑप्शंस तलाश रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेट अप बाय जीएसटी काउंसिल टू रिव्यू रेट्स इज येट टू फाइनलाइज इट्स रिपोर्ट। ये जो जीएसटी काउंसिल को लेकर जीएसटी काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, एक ग्रुप बनाया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी इसने अपना फाइनल रिपोर्ट जो है नए रेट्स का वो दिया नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ये मानना है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है रेट रैशनलाइजेशन का। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही चीज़ें राइट इस पर्टिकुलर स्लाइड में कि इन्फ्लेशन जो है इट इज़ 7.79%, और चीज़ों पर अगर रेट इंक्रीज़ किया जाएगा तो ऑलरेडी चीज़ें एक्सपेंसिव है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा, इज़ इट। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो जून में होने वाली है, और जो गेमिंग, रेसिंग, कसिनोज, अगेन ये आपके लिए रिवीजन ही है, क्योंकि हमने बात की थी कि मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा की अध्यक्षता में एक जीओएम बनाया था और इसने 28% स्लैब ये चीज़ों के लिए दिया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन ओशियन फ्रेट, तो इसको लेकर भी डिस्कशन जो है वो काउंसिल करने वाली है। एक अलग से दूसरा जीओएम बनाया था जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर बोमाई, तो बोमाई साहब की अध्यक्षता में एक ग्रुप था जो जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाला था, और करेक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो हैं इस चीज़ को लेकर भी सजेशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये ग्रुप देने वाला है। बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो जून में ही अब डिस्कस होगी। और जो प्राइवेटाइजेशन का प्लान है 2 बैंक्स का और इसके साथ दूसरी कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार करने वाली हैं, करती रहेगी। डायमंड्स फ्रॉम रशिया, यूएसए के जो ज्वेलरी रिटेलर्स हैं अब वो चाहते हैं कि हम रशिया से डायमंड्स ना खरीदें। सूरत और मुंबई 2 ऐसी जगह हैं, सूरत इज़ इन गुजरात, ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू नो इट।
तो ये दो जगहें जहाँ पर डायमंड कटिंग होता है, पॉलिशिंग होती है। तो अब ये जो कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि हम मेक श्योर करें कि ये जो डायमंड हम यूएसए भेजें तो उसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन मेंशन किया जाए अपने इनवॉइस में, बिल में, कि आप बताइए कि आप कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप रशिया से ले रहे हैं तो रशिया से डायमंड मत खरीदिए। जनरली हमारे देश में रशिया और साउथ अफ्रीका से डायमंड्स आते हैं, और सूरत जो है इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंटर फॉर प्रोसेसिंग डायमंड्स। यहाँ पर कटिंग और पॉलिशिंग का काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सीन द मार्केट में वहाँ पर बहुत सालों पहले गया था, बट आई नो द सिनारियो, आई टेल यू कि अगर शाम को आप सूरत जाएंगे, आई डोंट नो अब वो चेंज हो गया है या नहीं, लेकिन आज से आई वुड से 15 साल पहले की बात मैं अगर आपको बताऊं तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि इफ़ यू गो देयर, 15-20 साल भी हो गए होंगे, आई वॉज लाइक इन 9th और 10th में था, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड, यस। तो उस टाइम पर ऐसा था कि इफ़ यू गो देयर इन द इवनिंग टाइम तो आपको देखने को मिलेगा, पर रास्ते पर आपको लगेगा ऐसे कि मेला है कहीं पर, कि हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो रास्ते पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो ये पॉलिशिंग और ये सारी चीज़ों का काम ख़त्म करके वापस घर जा रहे होते थे। तो ऐसी सीना मीन्स ट्रैफिक बहुत रहता था एक्सेट्रा। ये कुछ विजुअल्स मुझे याद आ गए। ओके, तो यूएसए के जो मेजर बायर्स हैं वो हमारे बहुत बड़े कस्टमर हैं भारत के, क्योंकि हमारे देश में जो डायमंड्स पॉलिश होते हैं तो लगभग 50% जितने डायमंड्स जो हैं वो हम यूएसए भेजते हैं। और यूएसए के रिटेलर्स की अगर ये डिमांड हम फुलफ़िल करने बैठे तो हमारे यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो हैं वो काफ़ी हर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में डायमंड्स जो हैं वो रशिया से हमारे देश में आते हैं। और 5,000 जितने डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं सिर्फ सूरत में, और लगभग 10 लाख जितने लोग जो हैं वो ये पॉलिशिंग का काम करते हैं वहाँ पर। 90% जितने वर्ल्ड वाइड जो हीरे होते हैं ना वो यहाँ से ही पॉलिश होकर जाते हैं। और भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में $24.24 बिलियन के पॉलिश्ड और कट और पॉलिश डायमंड्स का ग्रॉस एक्सपोर्ट किया। जस्ट इमेजिन, $24.24 बिलियन। डिजिटल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन $300 बिलियन, ये टारगेट है कि 2026 तक हमारा देश जो है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश $300 बिलियन का एक हब बन जाए। और इसी चीज़ को लेकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी बोर्ड तैयार किया है जिसके हेड हैं एक जॉइंट सेक्रेटरी। और ये बोर्ड जो है इसके मेंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जो हमारे देश की लोकल और मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स हैं और इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, तो इनके मेंबर्स को यहाँ पर इस नए ग्रुप के मेंबर के तौर पर लिया गया है। और इसके हेड हैं, एज आई टोल्ड यू, जॉइंट सेक्रेटरी। नाउ द थिंग इज़ के 2014 की बात है जब सरकार ने सिर्फ स्मार्टफोन बनाने के लिए, सिर्फ स्मार्टफोन को टारगेट करने के लिए एक फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स तैयार की थी। ये जो नई टास्क फोर्स तैयार की जा रही है ये उससे भी अपग्रेड है। ये सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, लेकिन स्मार्टफोन के साथ साथ आईटी हार्डवेयर, वेरेबल्स, एलईडी लाइट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी अब कैसे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में विचार विमर्श जो है वो ये ग्रुप करेगा और सरकार को फाइनल अपना रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। हमारे देश की जो इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, ICEA, लेट मी रिपीट इट्स नेम अगेन, इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। तो इसी ICEA ने एक रिपोर्ट तैयार किया था और रिपोर्ट में कुछ टारगेट्स के बारे में बताया कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश को एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का हब बनना है तो मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग जो 2021 में हमने $30 बिलियन का किया, तो ये हमें 2026 यानी कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर $126 बिलियन का करना पड़ेगा। आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमने $3 बिलियन की आइटम 2021 में पैदा की, तो आने वाले समय में $25 बिलियन तक इसको ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ सजेशंस आए ICEA के, और इसी सजेशन, इसी रिपोर्ट की वजह से सरकार ने फिर यह तय किया कि चलिए एक एडवाइजरी ग्रुप तैयार करते हैं और एक नया टारगेट सेट करते हैं, डिजिटल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन $300 बिलियन। तो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, राइट? शेयर इट, इट विल जस्ट टेक कपल ऑफ सेकंड्स बट
ईच एंड एवरी सिंगल शेयरिंग मैटर्स. ऐसा मत सोचिए कि कोई और इसको शेयर कर रहा है तो इट्स एनफ. नो, आई वॉन्ट यू गाइस, दिस इज अ पर्सनल अपील, राइट, वन टू वन अपील. आई एम एड्रेसिंग दिस टू यू इंडिविजुअली कि आप इसको शेयर करें. Thank you very much. Enjoy your weekend. God bless you all. Stay curious all the time. Jai Hind.